हेलो फ्रेंड्स, मैं थैलेश श्रीवास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस क्लासेस में। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं अप्रैल महीने का करंट अफेयर, जो कि स्पेशली तैयार किया गया है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पश्चात भूपेश सरकार ने 58% आरक्षण पर विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती स्टार्ट कर दी है। अतः उन सभी अभ्यर्थियों के लिए तथा आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए हमारा ये करंट अफेयर बहुत ही यूजफुल होगा। इसी आशा के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है हमारा बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर में जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बेरोजगारी दर है उसका रिपोर्ट CMIE प्रति माह जारी करता है। अब ये CMIE होता क्या है? ये होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि जारी करता है प्रति महीने बेरोजगारी दर के बारे में। तो मार्च मंथ के अनुसार इसमें बताया गया है कि देश में जो बेरोजगारी दर है वो 7.8% है। जबकि वहीं अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में यानी कि हमारे प्रदेश में 0.8% है। अर्थात बेरोजगारी दर प्रदेश में बहुत ही कम है, किंतु अगर देश के आंकड़े को हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी दर है। अर्थात यह एक सोचनीय चिंतनीय विषय बन गया है। दूसरा हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल। दूसरा टॉपिक है बेरोजगारी दर के पश्चात अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यहाँ टॉपिक क्यों लिया गया है? क्योंकि हाल ही में जो हमारे पूर्व अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल जी, उनका कार्यभार समाप्त हो गया है। तो अपना कार्यभार किनको सौंप रहे हैं? नए अटॉर्नी जनरल को। और नए अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटरमणी जी। के वेणुगोपाल जी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने जुलाई 2017 से अपना कार्यभार संभाला था और उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है अभी। तो नए जो आर वेंकटरमणी जी बने हैं उनका कार्यकाल आगामी 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। उसके पश्चात उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो अगला है हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार। स्पीड इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि लंबा टॉपिक है इसलिए। तो राष्ट्रीय पुरस्कार की हम बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें शामिल है एक तो हमारा सांकरा पंचायत और दूसरा है नागम पंचायत। तो जो सांकरा पंचायत है उसको स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये सांकरा कहाँ आता है दोस्तों? तो सांकरा जो पंचायत है वो नगरी पंचायत के अंतर्गत धमतरी जिले में शामिल है। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा है नागम पंचायत, जिनको प्राप्त हुआ है आजीविका संवर्धन के लिए, ठीक है, जिसके बारे में आगे वीडियो में और डिटेल बताया गया है। तो अब हम तीसरे टॉपिक अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय। जैसा कि आप सभी को पता है कि भूपेश सरकार ने गरीब बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ किया है, जिसमें पिछले वर्ष उन्होंने अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय के तहत 247 स्कूल, जबकि वहीं अगर हम बात करें हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय के तहत 32 स्कूल की स्थापना की है। और इस वर्ष वो और 101 नए विद्यालय के लिए सोच रहा है। तो इसी 101 नए विद्यालय के लिए उन्होंने जो बजट पास किया है वो लगभग कितने का है? 807 करोड़ का है। तो ये पॉइंट याद रखने योग्य है, क्योंकि डाटा को पूछता है कभी कभी कि हिंदी माध्यम में कितने स्कूल हैं, इंग्लिश माध्यम में कितने स्कूल हैं, नए विद्यालय कितने स्थापित किए जाएंगे। तो इस डाटा को स्पेशली तौर पे याद रखिएगा, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी माध्यम में 247, वही बात करें हिंदी माध्यम की तो वो है 32, और अभी 101 नए विद्यालय खुलने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला हमारा आता है वो है दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल। पहले तो मैं ये कंफर्म कर दूं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अलग होता है और दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल ये अलग है, ठीक है। तो दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल की हम बात करें तो दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल का जो अभी क्रम है वो क्रम कौन सा है? 13वां क्रम है। फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, बार बार बोल रहा हूँ, वो क्रम को पूछता है, ठीक है। तो दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल कौन से क्रम का है? वो 13वें क्रम का है। अब यह फेमस क्यों हो रहा है, अभी प्रसिद्धि में क्यों है? तो प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर के रहने वाले शशांक त्रिवेदी जी ने एक अभी शॉर्ट मूवी तैयार की है और उस शॉर्ट मूवी का नाम है दवा। जो दवा मूवी है, शॉर्ट मूवी जो 14 मिनट 50 सेकेंड का तैयार किया गया है, इस मूवी में नशा मुक्त और कैंसर से संबंधित उससे बचाव कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है।
इस मूवी में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से नशा से हम मुक्ति पाएँ, कैंसर से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, उससे संबंधित इस मूवी में दर्शाया गया है। और इसको बनाया गया है शशांक त्रिवेदी जी के द्वारा, जो कि केवल 19 वर्ष के हैं, मतलब एकदम अभी युवा हैं, उनके द्वारा यह मूवी तैयार किया गया। तो यह एक मोटिवेशनल चीज़ भी है कि इतने कम उम्र में भी अगर कोई चाहे तो कितना आगे बढ़ सकता है। और शशांक त्रिवेदी जी ने न केवल इस फिल्म को डायरेक्टर की भूमिका निभाई है, बल्कि इस मूवी में उन्होंने हर एक जगह पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। तो इसीलिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज़, अगर हम बात करें कि ये जो शॉर्ट मूवी बना है दवा, इस दवा मूवी को राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग 5 पुरस्कार अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। और इसी को देखते हुए इसको दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की तरफ। अभी हमने पिछले जस्ट आगे पेज में हमने देखा है कि जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है किनको किनको प्राप्त हुआ है। तो मैंने बताया था, एक है नागम और दूसरा है सांकरा पंचायत। सांकरा पंचायत के बारे में मैं बता चुका हूँ कि उनको किसमें मिला है, स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में मिला है। जबकि वहीं अगर हम बात करें कि नागम, तो नागम को गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में मिला है। और कौन सा विभाग इसको जारी करता है, तो केंद्र सरकार का जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, वह इस राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार को आयोजित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डॉक्टरेट उपाधि। डॉक्टरेट उपाधि के बारे में हम बात करें तो हाल ही में क्या हुआ है, हेमचंद विश्वविद्यालय जो कि दुर्ग में स्थापित है, उनका दीक्षांत समारोह था। तो उस जो दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था, उसमें हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी तथा उषा बारले जी को, दोनों को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। अब क्यों प्रदान की गई है उसको भी जरा देख लेते हैं। तो जो भूपेश बघेल जी हैं, उनको प्रदान किया गया है पर्यावरण संरक्षण और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत। भूपेश सरकार क्या करी है, जब से वो आई है सत्ता में, तब से वो पर्यावरण को संरक्षित करने की और किसानों को आगे बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है। तो इसी के तहत उन्होंने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना चलाया है, ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। तो इसके उपलक्ष्य में, इसी कार्य के तहत हेमचंद विश्वविद्यालय द्वारा उनको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले उषा बारले जी की, तो उषा बारले जी का नाम भी एक प्रसिद्ध नाम है, क्योंकि ये पंडवानी के क्षेत्र में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। और इन्होंने हमारे प्रदेश का नाम बहुत ऊंचा किया है। इसी कारण इनको भी पंडवानी में ख्याति प्राप्त होने के कारण उषा बारले जी को भी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान कर रहा है। कौन प्रदान कर रहा है, हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व की स्थिति की अगर हम बात करें, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि टाइगर रिजर्व को अभी जो अंक मिले हैं और 2018 में जो अंक मिले हैं, दोनों को यहाँ तुलना करना है और यहाँ देखना है कि कौन सी स्थिति ठीक है कौन सी नहीं है। तो अभी ये टाइगर रिजर्व की बात क्यों हो रही है, क्योंकि टाइगर रिजर्व को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए यह यहाँ प्रसिद्ध हुआ है, यहाँ रखा गया है इस टॉपिक को। तो जो अचानक मार है, अचानक मार को इस वर्ष टाइगर रिजर्व की स्थिति देखें तो अचानक मार को इस वर्ष 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि वहीं अगर हम तुलना करें 2018 से, तो 2018 में इसको 45वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो उसके आधार पर अचानक मार का जो स्थिति है वो बहुत अच्छा है। वही अगर हम दूसरा बात करें उदंती सीता नदी का, तो उदंती सीता नदी को अगर हम देखें, तो उदंती सीता नदी में देखने को मिल रहा है कि इस वर्ष भी उसको 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2018 में भी उसको 48वां स्थान प्राप्त हुआ था। मतलब स्थिति वही है। आगे हम बात करें इंद्रावती की, तो इंद्रावती में भी सेम पोजीशन, इस वर्ष उनको 50वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2018 में भी उनको 50वां स्थान ही प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा जो अचानक मार है, उसका टाइगर रिजर्व की स्थिति बहुत ही अच्छी है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में जो गिरावट आई है उसके बारे में। अब यहाँ हम बाघ के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि जो टाइगर रिजर्व है उनके कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो इसी के अवसर पर टाइगर रिजर्व और बाघों के बारे में विशेष जानकारी यहाँ प्रदान की जा रही है। तो जो बाघों की संख्या है उसके बारे में पीएम मोदी जी ने एक रिपोर्ट जारी किया है, और उनके रिपोर्ट के अनुसार देश में करीबन 200 बाघ बढ़े हैं। मतलब जितने बाघ थे उनमें इंक्रीमेंट हुआ है, और उनकी संख्या में वृद्धि होकर कितनी हो गई है, और 200 और बढ़ गई है। जितनी पहले थी उसमें से 200 और बढ़ गई है।
जबकि वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जस्ट अपोजिट हुआ है। प्रदेश में जस्ट अपोजिट हुआ है। देश में संख्या बढ़ी थी लेकिन प्रदेश में संख्या घटी है। कितनी घटी है? 8 कम हो गई है। प्रदेश में जो बाघ थे उनकी संख्या में 8 कमी हुई है। पिछले 3 वर्षों में ही 8 बाघ मारे गए हैं। तो इस प्रकार से यह प्रदेश के लिए एक चिंतनीय विषय है कि यहाँ बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला है पामगढ़ को मिला नगर पंचायत का दर्जा। पामगढ़ को क्या किया गया है? अभी हाल ही में भूपेश सरकार के द्वारा नगर पंचायत का घोषणा कर दिया गया है। अब अगर हम पामगढ़ की बात करें तो जब पूर्व सीएम थे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, तो उनके समय में उस समय के क्षेत्रीय सांसद के द्वारा यह मांग किया गया था कि पामगढ़ को नगर पंचायत बनाया जाए, किंतु डॉक्टर रमन सिंह जी ने जनसंख्या में कमी का हवाला देते हुए इस चीज़ को टाल दिया था, क्योंकि पामगढ़ का जो जनसंख्या है वो 10,000 से कम है। इसीलिए इस टॉपिक को इसमें अभी रखा गया है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग पंचायती राज पढ़े होंगे तो कि नगर पंचायत बनाने के लिए कम से कम 10,000 की जनसंख्या चाहिए रहती है, और पामगढ़ में 10,000 की जनसंख्या नहीं है। उसके बावजूद भी उसको अभी नगर पंचायत बनाया गया है, इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ रखा गया है। यह एक प्रकार से अपवाद भी माना जा सकता है कि कम जनसंख्या के साथ ही उसको नगर पंचायत बना दिया गया है। और इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? तो इसकी अधिसूचना जारी की गई 6 अप्रैल को। वही उसको वेबसाइट पर अपलोड किया गया है 10 अप्रैल को। और दावा आपत्ति हेतु इसमें समय दिया गया है 21 दिन का। और विशेषता में बता दिया कि नगर पंचायत हेतु कितने जनसंख्या चाहिए रहता है? 10,000, लेकिन यहाँ 10,000 से भी कम जनसंख्या है, फिर भी इसको क्या कर दिया गया है? नगर पंचायत घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है माटी पूजन दिवस। अब ये माटी पूजन दिवस के बारे में क्या बात करें, तो माटी पूजन दिवस के बारे में यहाँ पता चलता है कि माटी पूजन दिवस कब मनाया जाता है? अक्ति त्योहार के दिन। अब ये अक्ति त्योहार के बारे में आप लोग सुने होंगे, अक्षय तृतीया, उसी को बोलते हैं अक्ति तिहार। तो अक्ति तिहार के दिन माटी पूजन दिवस की घोषणा कौन किए थे? भूपेश बघेल जी किए थे। ठीक, तो उसकी विशेषता के बारे में हम क्या क्या जानते हैं यहाँ कि उस दिन कुछ 3 विशेष बातें हुई थी। क्या क्या? तो देख लेते हैं। पहला है कृष्ण कुंज। अब ये कृष्ण कुंज क्या है? पिछले वर्ष बहुत फेमस था, इसको याद कीजिए कि 224 एकड़ जो रकबा है उसमें कितने पौधे लगाए जाएंगे? 55,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। और वो केवल नॉर्मली पौधे नहीं होंगे, जीवन उपयोगी पौधों को लगाया गया है। कितने एकड़ में? 224 एकड़ में। कितने पौधे? 55,000 प्लस पौधे। कैसे पौधे? जीवन उपयोगी पौधे। पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि पिछले साल से पीएससी क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कूट के रूप में पूछ रहा है। तो यहाँ जो विशेषता हम लोग बता रहे हैं कि पर्व कब मनाया जा रहा है, उसके बाद में कितने एकड़ में मनाया जा रहा है, कितने एकड़ में पौधे उगाए जा रहे हैं, सबको यहाँ याद कीजिएगा। वो पॉइंट टू पॉइंट बना कर दे देगा और थोड़ा सा मिस्टेक कर देगा। ठीक है। अगला है उसी के तहत माटी तिहार के दिन, या फिर हम बोल रहे हैं कि अक्ति तिहार के दिन, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लॉन्च किया गया था। और इस वृक्ष संपदा योजना का उद्देश्य क्या था? देश में पहली बार 1.8 लाख एकड़ पड़त भूमि पर कैसा वृक्षारोपण करना? वाणिज्यिक वृक्षारोपण करना। अब ये वाणिज्यिक वृक्षारोपण क्या होता है? वाणिज्यिक वृक्षारोपण मतलब होता है ऐसा पेड़ पौधा लगाना जिसका कुछ कीमत मिल सके बाजार में बेचने पर, उससे हमें कुछ फायदा हो सके, ऐसे वृक्षों को बोलते हैं वाणिज्यिक वृक्ष। ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत देश में, न केवल प्रदेश में अपितु देश में पहली बार 1.8 लाख एकड़ पड़त भूमि पर 1.8 लाख जो एकड़ है उस भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया गया था। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत। ठीक है। अगला हम आगे बढ़ते हैं इसी में। तो माटी पूजन दिवस के दिन तीसरा जो काम हुआ था वो हुआ था गोधन न्याय योजना। अब गोधन न्याय योजना इससे संबंधित क्यों है? क्योंकि देखिए ये 20 जुलाई 2020 को हुआ था। ठीक है, लेकिन हम इसको माटी पूजन दिवस के दिन बता देते हैं गोधन न्याय योजना को। ये 23 लाख क्विंटल जैविक खाद और 85,000 लीटर ब्रह्मास्त्र जीवामृत का अभी तक विक्रय कर चुका है। ठीक है। तो यहाँ जो डाटा हम लोग दे रहे हैं, डाटा को विशेष रूप से याद रखिएगा। कितने एकड़ रकबे में कितना पौधा उगाया गया, कितने वाणिज्यिक वृक्षारोपण किए गए, और साथ साथ कितना क्विंटल जैविक खाद और कितना ब्रह्मास्त्र का विक्रय किया गया है। एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डाटा इसमें पूछता है।
आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना कौशल्या योजना। अब ये कौशल्या योजना कहाँ चलाया जा रहा है? कौशल्या योजना जो है इसका आरंभ किया गया है 1 जनवरी 2020 को। और विशेष बात यह है कि इसको विशेषकर पिछड़े इलाकों जैसे कि बस्तर एरिया में उस जगहों पर चलाया जा रहा है। इसका संचालन कौन करता है? नाम से स्पष्ट है, कौशल्या मतलब माता। तो माता जो है वो महिला वर्ग से संबंधित है। तो इसको कौन चलाएगा? इसको महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। उसके बाद बात करें तो इसमें अन्य विशेषता देखने को यह मिल रहा है कि भ्रूण हत्या रोकने हेतु यह प्रदेश का पहला योजना है। याद रखिएगा, भ्रूण हत्या रोकने हेतु यह प्रदेश का कौन सी योजना है? पहला योजना है। साथ ही साथ बस्तर के शुरुआत में अगर हम बात करें तो 138 महिलाओं को इसका लाभ मिला था, लेकिन अभी कितने महिलाओं को लाभ मिल रहा है? अभी 353 महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। अर्थात धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। और हम बात कर लें कि इस योजना को क्यों चलाया जा रहा है, तो पहले क्या करते थे, लड़कियों की संख्या में वृद्धि ना हो इसलिए डॉक्टर से चेकअप कराकर भ्रूण हत्या करा दी जाता था। तो अब लड़कियों की संख्या बढ़ सके इसलिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है, इस योजना को चला रही है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो पिछड़ा इलाका है उन पिछड़े इलाकों में ये कौशल्या योजना चलाकर लड़कियों की संख्या को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। याद रखिए कितने महिलाओं को? 353 महिलाओं को अभी शुरुआत में इसका लाभ मिलेगा। धीरे से इसकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। संख्या को और कब उसका आरंभ हुआ उसको विशेष रूप से याद रखिएगा, पूछता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना बस्तर में रबर की खेती। अब बस्तर में रबर की खेती की हम बात करें तो यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बस्तर में अभी हाल ही में रबर की खेती की जा रही है। और ये जो रबर की खेती है वो किसके तर्ज पर की जा रही है? केरल में जो रबर की खेती की जाती है उसके आधार पर होगी यहाँ बस्तर में रबर की खेती। इसके लिए एमओयू हुआ है। एमओयू मतलब होता है अनुबंध। अनुबंध किया गया है किनके किनके मध्य? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य। इनके मध्य एमओयू हुआ है कि हाँ हम यहाँ बस्तर में रबर की खेती करेंगे। बस्तर में ही क्यों करेंगे? क्योंकि बस्तर की जो आबो हवा है वो रबर की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसीलिए वैज्ञानिकों द्वारा यह बात कही गई कि हम बस्तर में रबर की खेती करेंगे। पहले वहाँ का परीक्षण किया गया है, उसके पश्चात ही यह तय किया गया है। उसके बाद बात कर ले कि रबर की खेती से क्या फायदा है, तो रबर की खेती जो है उससे वह एक अधिक आमदनी देने वाली फसल है। इससे क्या होगा कि बस्तर के जो निवासी हैं उनको रोजगार मिलेगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इसके लिए भी बस्तर में रबर की खेती की जा रही है। ठीक है, तो याद रखना है कि बस्तर में जो रबर की खेती है वो केरल के तर्ज पर की जा रही है। किनके किनके मध्य एमओयू हुआ है, तो वो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वहाँ की आबोहवा इसके लिए उपयुक्त है। और तीसरा, यह एक अधिक आमदनी देने वाली फसल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। वो है पद्म सम्मान या पद्म पुरस्कार। तो यहाँ जो पद्म सम्मान है उसके बारे में बात करें तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के 2 व्यक्ति कौन कौन, डोमार सिंह कंवर जी और अजय मंडावी जी, इन दोनों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब डोमार सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो डोमार सिंह जी रहने वाले हैं लाटा बोर्ड के। लाटा बोर्ड कौन से जिले में स्थित है? बालोद जिले में। वहाँ के निवासी हमारे डोमार सिंह कंवर जी। और क्यों दिया जा रहा है इनको पद्म सम्मान? तो इन्होंने पिछले 5 दशकों से नाचा में ख्याति प्राप्त किया है, इस कारण से इनको पद्म सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें अजय मंडावी जी की, तो अजय मंडावी जी जो हैं वो कांकेर के रहने वाले हैं। कांकेर के कौन सी जगह से? गोविंदपुर के रहने वाले हैं। और इनको क्यों दिया जा रहा है पद्म सम्मान? तो इन्होंने क्या किया है कि कांकेर के जो जिला जेल है वहाँ कई वर्षों से जो नक्सली रह रहे हैं उन नक्सलियों को काष्ठ शिल्प कला में पारंगत किया है। मतलब उनको नक्सलाइट छोड़ाकर उनको एक अपने रहने के लिए, जीने के लिए उनको एक कला सिखाई है। इस कारण से इनको अच्छे कार्य होते पद्म सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो याद रखना है डोमार सिंह कंवर जी लाटा बोर्ड के रहने वाले हैं, जबकि वहीं हमारे अजय मंडावी जी गोविंदपुर कांकेर के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्ट हो रहा होगा लेकिन टॉपिक ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं दोस्तों। अगला है अपना, वो है मिस इंडिया 2023 या इसको हम लोग बोल सकते हैं फेमिना मिस इंडिया 2023। दोनों नाम सेम ही है। तो जो मिस इंडिया 2023 है उनकी विजेता कौन रही है? तो उनकी विजेता रही है नंदिनी गुप्ता जी, जो कितने वर्ष की हैं? केवल 19 वर्ष की हैं। यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा।
नंदिनी गुप्ता जी जो है वो 19 वर्ष की हैं। इन्होंने अभी हाल ही में आयोजित मिस इंडिया 2023 का कंपटीशन जीता है। यह आयोजन कहाँ हुआ था? यह आयोजन हुआ था मणिपुर में। और कौन से क्रम का आयोजन था यह? तो 59वां। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रम को पूछता है कौन पूछता है? व्यापम पूछता है। फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिस इंडिया 2023 का जो आयोजन हुआ था वह कौन से क्रम का था? तो कौन से क्रम का था? तो 59वां क्रम का था, याद रखिएगा। कहाँ आयोजित हुआ था? मणिपुर में आयोजित हुआ था। अब इस टॉपिक को हम लोग यहाँ लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि जो नंदिनी गुप्ता है 19 वर्षीय, वो कहाँ के रहने वाली हैं? तो वो कहाँ की रहने वाली हैं? वो रहने वाली हैं राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की निवासी हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से कौन शामिल हुए थे? तो छत्तीसगढ़ से शामिल हुई थी हमारी अदिति शर्मा जी, ठीक है। अदिति शर्मा जी जो है वो छत्तीसगढ़ से शामिल हुई थी मिस इंडिया कंपटीशन में। इन्होंने 7th रैंक प्राप्त किया। कौन सा रैंक प्राप्त किया है? 7th रैंक। तो इसमें याद रखने वाला चीज क्या है कि मिस इंडिया किसने जीता? मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता ने जीता। कितने वर्ष की हैं? 19 वर्ष की हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तो राजस्थान की रहने वाली। कौन से क्रम का था? 59वां क्रम का था। आयोजन कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। छत्तीसगढ़ से कौन शामिल हुई थी? अदिति शर्मा जी शामिल हुई थी, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ का पहला सैटेलाइट चैनल। नाम से स्पष्ट पता चल गया होगा कि सैटेलाइट चैनल है कौन से क्रम का? पहला। तो पहला है तो जाहिर सी बात है पूछने का चांस है। तो छत्तीसगढ़ का जो पहला सैटेलाइट चैनल है उसका नामकरण क्या है? मतलब उस सैटेलाइट को क्या नाम दिया गया है? जैसे कि चंद्रयान 2 है, मंगलयान है, ऐसा नाम रहता है, तो क्या नाम दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ का जो पहला सैटेलाइट चैनल है उसको नाम दिया गया है सुपर टीवी। नाम याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो पहला सैटेलाइट चैनल है उसका नाम क्या है? सुपर टीवी। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि यह प्रदेश का पहला इंटरटेनमेंट चैनल है, ठीक है। प्रदेश को बने हुए लगभग 22 से 23 साल, अब ये 23वां साल है, मतलब कि 22 साल तक मेहनत करने के पश्चात पहला इंटरटेनमेंट चैनल लेकर आए हैं। उसका नाम क्या रखा गया है? सुपर टीवी। और किन्होंने मतलब इसका फाउंडर जो है वो किन्होंने बनाया है इस सैटेलाइट चैनल को? इनके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर है हमारे संजय लाल और होमन देशमुख जी। संजय लाल और होमन देशमुख जी मिल करके एक सैटेलाइट का निर्माण किए हैं जिसका नाम दिए हैं सुपर टीवी। और ये सुपर टीवी जो है हमारे छत्तीसगढ़ का पहला सैटेलाइट चैनल होगा। और इसकी विशेषता यह है कि हमारा पहला इंटरटेनमेंट चैनल होगा। और उन लोग का प्रयास है कि वो कपिल शर्मा के तहत, कपिल शर्मा जो अपना एपिसोड लाते हैं वैसे ही ये अपना एपिसोड ला सकें, इनका प्रयास रहेगा, ऐसा इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है। आगे बात करते हैं कौशल्या महोत्सव। कौशल्या महोत्सव आप सभी को पता ही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है हमारा यह छत्तीसगढ़ प्रदेश। तो उनकी माता कौशल्या यहीं की रहने वाली थी, इसीलिए उनके नाम पर राम वन गमन पथ का अभी पिछले वर्ष से आप लोग बहुत ही फेमस नाम है, सुने होंगे, भूपेश सरकार जी इसके ऊपर कार्य कर रही है। जहाँ जहाँ से श्री राम के कदम पड़े हैं वहाँ वहाँ के पथ को पूरा सजाया जा रहा है। तो माता कौशल्या के नाम पर यहाँ एक महोत्सव मनाया जा रहा है जिसका नाम है कौशल्या महोत्सव। इस कौशल्या महोत्सव की विशेषता अगर हम देखें तो कौशल्या महोत्सव कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया पर मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि अक्षय तिहार, अक्षय तृतीया पर मनाया जाता है कौशल्या महोत्सव। इसके लिए तिथि निर्धारित किया गया है, कब से कब? तो 22 से 24 अप्रैल। 22 से 24 अप्रैल के बीच में जो है कौशल्या महोत्सव मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? तो जहाँ माता कौशल्या जी का जन्म हुआ, यानी कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल, यानी कि चंद्रखुरी। चंद्रखुरी रायपुर में माता कौशल्या जी का जो है उनके नाम पर कौशल्या महोत्सव मनाया जाएगा। अब चंद्रखुरी एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, अगर आप लोग को याद होगा तो वहाँ विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है, इसीलिए भी प्रसिद्ध है। क्यों वहाँ बनाया गया है? क्योंकि वह माता कौशल्या का जन्म स्थल है, इसलिए चंद्रखुरी में कौशल्या माता का मंदिर बनाया गया है। और उन्हीं के नाम पर अब चंद्रखुरी में अक्षय तृतीया के दिन में क्या मनाया जा रहा है? कौशल्या महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक। अब आगे हम बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा महिला उद्यमिता नीति। महिला उद्यमिता नीति, उद्यमिता के शब्द यहाँ समझ में आ जा रहा होगा, मतलब उद्यम करना। उद्यम मतलब क्या होता है? मतलब उन लोग अपना खुद का चाहे तो कारोबार व्यापार कर सकते हैं। और इस व्यापार करने के लिए किनको? महिलाओं को व्यापार करने के लिए भूपेश सरकार अभी क्या कर रही है? 50 लाख रुपए तक महिलाओं को लोन पास कर रही है, लोन दे रही है। यह एक बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है, ताकि महिला वर्ग भी आगे आ सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया? प्रयास किया है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भूपेश सरकार ने महिला उद्यमिता नीति लेकर आई है।
और महिला उद्यमिता नीति क्या करेगी, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको व्यापार करने के लिए, उद्यम करने के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। यहाँ शब्द को ध्यान रखिएगा, आदिवासी परब सम्मान निधि योजना मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया है। इसका आरंभ कब हुआ, तो इसका आरंभ हुआ है 13 अप्रैल 2023 को। कहाँ किया गया है, तो लाल बाग मैदान जगदलपुर में। यहाँ क्या क्या बोला गया है, टॉपिक याद रखिएगा कि आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का जो शुभारंभ हुआ 13 अप्रैल 2023 को लाल बाग मैदान जगदलपुर में आरंभ किया जा रहा है। और आगे क्यों इसका आरंभ किया जा रहा है, तो जो हमारे जनजाति हैं, आदिवासी हैं, उनका जो देवगुड़ी संरक्षण स्थल है, मेला मड़ई है, जात्रा पर्व है, सरना पूजा मतलब उनका जो अपना त्यौहार होता है आदिवासियों का, उनका जो पर्व होता है, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए, वो विलुप्त न हो, उनको जागृत रखने के लिए भूपेश सरकार जी के द्वारा 13 अप्रैल के दिन इसका शुभारंभ किया गया है। कौन से योजना का शुभारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। अब इसके तहत भूपेश सरकार क्या करेगी, इन जनजातीय क्षेत्रों के जो ग्राम पंचायत हैं, उन ग्राम पंचायतों को 10-10 हजार रुपये अनुदान राशि देगा। क्यों अनुदान राशि दिया जाएगा, ताकि वे इस प्रकार से अपने देवगुड़ी जो स्थल हैं या उनका जो पर्व है, उन पर्व को वो मना सके प्रतिवर्ष। इसलिए जितने भी जनजातीय क्षेत्र के ग्राम पंचायत हैं, उन सभी ग्राम पंचायतों को भूपेश सरकार द्वारा 10-10 हजार रुपये प्रदान किया जाएगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना ग्रेफाइट ब्लॉक नीलाम, जिसमें छत्तीसगढ़ कौन से स्थान का है, तीसरा स्थान का है। मतलब कि ग्रेफाइट ब्लॉक का क्या किया जा रहा है, नीलामी किया जा रहा है। इसके पहले अगर हम बात करें तो ये जो ग्रेफाइट ब्लॉक है, इसका नीलामी इस बार ई ऑक्शन के तहत किया जा रहा है। अब ये ई ऑक्शन क्या होता है या ई नीलामी क्या होता है, जैसे ईमेल होता है, ठीक उसी प्रकार से ई ऑक्शन होता है, मतलब कि इंटरनेट इसका नीलामी किया जाएगा। और इस प्रकार से ई ऑक्शन या ई नीलामी करने वाला जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वो तीसरे नंबर का राज्य बना है। इससे पूर्व और कौन कौन से राज्य हैं जो ग्रेफाइट ब्लॉक का नीलामी कर चुके हैं, वो भी ई ऑक्शन के तहत, तो वो हैं हमारे ओडिशा और हैं एमपी। ये पहले भी ई नीलामी कर चुके हैं और इस बार अब छत्तीसगढ़ कर रहा है। तो इस प्रकार से ग्रेफाइट ब्लॉक का नीलामी करने वाला, वो भी ई नीलामी करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बन गया है, तीसरे नंबर का राज्य बन गया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार ऐसा नीलामी किया जा रहा है, इसको भी ध्यान रखना दोस्तों। मतलब कि ई नीलामी या ई ऑक्शन के तहत नीलामी बोलें तो यह छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए पहली बार है। और देश स्तर में देखें तो देश स्तर में छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीस कोश ऐप के बारे में अगर हम बात करें तो यह क्यों लेकर आए हैं हम लोग, ये जो छत्तीस कोश ऐप है, इसका डिजाइन तैयार किया गया है नाचा के द्वारा। अब नाचा क्या होता है, नाचा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। इसके द्वारा छत्तीस कोश ऐप का जो है डिजाइन तैयार किया गया है। इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता यह है कि अब कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से छत्तीसगढ़ी सीख सकेंगे। इसके लिए यह ऐप बनाया गया है और इसको बनाने में विशेष रूप से जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और साथ ही साथ जो रविशंकर विश्वविद्यालय है, इनके जो प्रोफेसर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मिल करके यह ऐप तैयार किया है। क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले अपनी इंग्लिश का बताएंगे, रविशंकर विश्वविद्यालय जो है हमारे छत्तीसगढ़ी का लेंगे। इस प्रकार से दोनों जो यूनिवर्सिटी है, दोनों यूनिवर्सिटी मिल करके आपस में उनके जो प्रोफेसर्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के मेहनत से, उन सभी के सहयोग से ये 36 कोश ऐप का निर्माण किया गया है। डिजाइन किसने तैयार किया है, नाचा के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग और अंग्रेजी शब्द के प्रयोग के लिए सहयोग किनसे मिला है, तो उसके लिए सहयोग मिला है हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट का। अब बात करते हैं कि इसमें कितने शब्द सीमा शामिल किए गए हैं। तो शुरुआत में इसमें शब्द सीमा शामिल किया गया है 25,000 का, बाद में धीरे से और इसकी संख्या में वृद्धि करेंगे। कब लॉन्च किया जाएगा, तो जो 36 कोश ऐप है, इसको नाचा नामक जो हमारा एक गठित समिति है, उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा 10 जून को। कहाँ लॉन्च किया जाएगा, रायपुर में, क्योंकि रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। उसके पश्चात हम बात करें इसके अन्य विशेषता में, तो अन्य विशेषता में क्या है, अन्य विशेषता में पहला ऐप में ही कर सकेंगे साहित्य पब्लिश। अब अगर कोई छत्तीसगढ़ी अपना साहित्य जो है वो पब्लिश करना चाहते हैं या इंग्लिश साहित्य पब्लिश करना चाहते हैं, तो वो इस 36 कोश ऐप में ही पब्लिश कर सकते हैं।
दूसरा, नाचा में 10 देशों में रह रहे 3000 एनआरआई इसमें शामिल होंगे। अब ये एक बड़ी बात है। नाचा के अंतर्गत हमारे जो 10,000 सॉरी नाचा के अंतर्गत जो 10 देशों में हमारे 3000 एनआरआई हैं वो बाहर रहते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। मतलब इस छत्तीस कोश ऐप में उन लोग जुड़ेंगे, ताकि जो है हमारा जो छत्तीसगढ़ी से इंग्लिश या इंग्लिश से छत्तीसगढ़ी में अगर हम लोग ट्रांसलेट करें, आपस में हम लोग उसको सीखें, तो किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम जाए तो उन लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। ठीक है। और एक और बात आगे आ रही है, इसको क्यों बनाया गया है छत्तीस कोश ऐप को? तो छत्तीसगढ़ी भाषा को लोकल टू ग्लोबल बनाने की यह एक पहल है। यह एक बहुत अच्छी पहल है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को अब इन लोग क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए, लोकल टू ग्लोबल बनाने के लिए इस छत्तीस कोश ऐप का निर्माण किया जा रहा है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम विविध की बात कर लेंगे। तो विविध वाले टॉपिक में हमारे क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। विविध वाले टॉपिक में हमारा पहला पॉइंट है, वह है देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड। देश का जो सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड है वो अभी हाल ही में किसे दिया गया है? राजा राम त्रिपाठी जी को दिया गया है। और ये राजा राम त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले हैं? ये बस्तर के रहने वाले हैं, इतना याद रखते जाइएगा। दूसरा, जैसा कि अभी हमने पिछले ही इसी क्लास में पिछले आगे तरफ हमने देखा है कि जो हमारे भूपेश बघेल जी हैं, भूपेश बघेल जी को अभी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। किनके द्वारा प्रदान की गई है? हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग के द्वारा, ये हमने देखा है। अब इसी के तहत हम देख लेते हैं कि भूपेश बघेल जी को एक और जगह से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। किनके द्वारा? फ्रांसीसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। फ्रांसीसी यूनिवर्सिटी के द्वारा भी भूपेश बघेल जी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है, अर्थात उनको 2 जगह से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में कमल विहार का नाम परिवर्तित किया गया है, और कमल विहार का नया नाम क्या रखा गया है? कौशल्या विहार रखा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शहरी आवास योजना के तहत, देखिए आवास योजना हमारे छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार से चलती है, एक ग्रामीण और एक शहरी। तो जो शहरी आवास योजना है उसके तहत छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की तरफ से पुरस्कृत किया जा चुका है छत्तीसगढ़ को। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है, कांगेर घाटी में अभी हाल ही में दुर्लभ चौसिंगा देखने को मिला है। चौसिंगा जो कि लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्गत शामिल है, वो हाल ही में भी देखने को मिला है। कहाँ देखने को मिला है? जो हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसमें हमें देखने को मिला है दुर्लभ चौसिंगा। ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले और लास्ट टॉपिक में। तो हाल ही में भारत में यूनेस्को द्वारा जो स्थलों के चयन किया जाता है, उन स्थलों के संख्या में वृद्धि हुई है, और अब वृद्धि होकर उनकी संख्या कितनी हो गई है? 40 हो गई है। मतलब हमारे भारत के 40 स्थानों को कुल यूनेस्को में शामिल किया गया है। किस दिन शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज डे के तहत उस दिन शामिल किया गया है। और भारत में यूनेस्को स्थलों की संख्या अब टोटल कितनी हो गई है? तो 40 हो गई है, याद रखिएगा। ठीक। इस प्रकार से हम आज का जो टॉपिक है यही कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके, और आप लोगों के एग्ज़ाम्स में ये काम आ सके, इसीलिए ये वीडियो तैयार किया गया है। और आशा करते हैं कि आगामी वीडियो जो है वो भी आपको अच्छे से पसंद